राजस्थान के इतिहास में एक ऐसा शासक हुआ जिसने अपने पिता की हत्या के बाद सब कुछ गंवा दिया, लेकिन फिर 15 साल के लंबे संघर्ष के बाद न सिर्फ अपना राज्य वापस हासिल किया, बल्कि जोधपुर जैसे शानदार शहर और मेहरानगढ़ जैसे अभेद्य किले की नींव रखी। जी हां, हम बात कर रहे हैं मारवाड़ के युग निर्माता राव जोधा की। इनकी कहानी है दृढ़ संकल्प की, अटूट साहस की और एक दूरदर्शी सोच की। चलिए शुरू करते हैं ये शानदार सफर। जरा सोचिए, एक राजकुमार जिसके ठीक सामने उसके पिता की धोखे से हत्या कर दी जाती है। उसकी राजधानी, उसका अपना राज्य, सब उससे छीन लिया जाता है। वो रातों रात एक भगोड़ा बन जाता है और उसके पीछे एक ताकतवर सेना पड़ी है। लेकिन वो हार नहीं मानता, वो भटकता है, लड़ता है, 15 साल तक संघर्ष करता है और फिर न सिर्फ अपना सब कुछ वापस लेता है, बल्कि एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखता है जो आने वाली सदियों तक कायम रहता है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये हकीकत है राव जोधा की। तो चलिए देखते हैं कि आज के इस सफर में हम राव जोधा की कहानी को कैसे समझेंगे। सबसे पहले जानेंगे उनका शुरुआती जीवन, फिर बात करेंगे उनके उस 15 साल के मुश्किल संघर्ष की। उसके बाद देखेंगे कि उन्होंने मारवाड़ को दोबारा कैसे स्थापित किया, जोधपुर और मेहरानगढ़ का निर्माण कैसे हुआ, उनकी अनोखी सामंती व्यवस्था क्या थी, और आखिर में परीक्षा के लिहाज से कुछ बेहद जरूरी तथ्य और सवाल जवाब भी करेंगे। तो हमारा पहला पड़ाव है राव जोधा का प्रारंभिक जीवन। आखिर कौन थे राव जोधा और उनकी कहानी की शुरुआत कहाँ और कैसे हुई, चलिए जानते हैं। राव जोधा मारवाड़ के गौरवशाली राठौड़ राजवंश से थे। उनके पिता थे पराक्रमी राव रणमल और माता थीं रानी कोडमदे। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात पर ध्यान देना है जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में उलझा देती है, वो है उनकी जन्मतिथि। कुछ ऐतिहासिक स्रोत उनका जन्म 1415 ईस्वी बताते हैं, तो कुछ 1416। ये छोटी छोटी बातें ही। साल 1438 तक कहानी का केंद्र मारवाड़ नहीं बल्कि मेवाड़ का चित्तौड़गढ़ था। उस वक्त युवा जोधा अपने पिता राव रणमल के साथ वहीं रहते थे और उस समय मेवाड़ की राजनीति में राव रणमल का सिक्का चलता था। महाराणा कुंभा के संरक्षक होने के नाते उनका प्रभाव इतना ज्यादा था कि मेवाड़ का कोई भी बड़ा फैसला उनकी मर्जी के बिना नहीं होता था। जोधा ये सब बहुत करीब से देख रहे थे और शायद यहीं से वो राजनीति के दांवपेच सीख रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यहीं उनकी दुनिया पूरी तरह बदलने वाली थी। और बस यहीं से कहानी ने एक ऐसा नाटकीय मोड़ लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक राजकुमार का जीवन कैसे एक भगौड़े के संघर्ष में तब्दील हो गया, चलिए देखते हैं। ये राव जोधा के जीवन का सबसे मुश्किल, सबसे अंधकारमय और सबसे निर्णायक दौर था। देखिए, मेवाड़ में रणमल का बढ़ता कद वहां के सिसोदिया सरदारों की आंखों में बुरी तरह खटक रहा था। उन्हें लगने लगा था कि उनके ही घर में राठौड़ों का दबदबा बढ़ता जा रहा है, तो उन्होंने धीरे धीरे महाराणा कुंभा के कान भरने शुरू कर दिए। उन्हें रणमल के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। रणमल को भी इस साजिश की भनक लग गई। वो एक अनुभवी राजनेता थे। उन्होंने खतरे को भांप लिया और समझदारी दिखाते हुए तुरंत जोधा को सावधान किया और अपने कुछ साथियों के साथ किले से बाहर तलहटी में भेज दिया। और राव रणमल का डर सच साबित हुआ। साल 1438 में एक रात जब वो गहरी नींद में सो रहे थे तो साजिशकर्ताओं ने धोखे से उनकी हत्या कर दी। इस एक घटना ने मारवाड़ और मेवाड़ के रिश्तों में हमेशा के लिए जहर घोल दिया और जोधा को एक ऐसे रास्ते पर धकेल दिया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। कहते हैं कि जब रणमल की हत्या हुई तो किले की दीवार से एक संगीतकार ने ऊंची आवाज में ये दोहा गाया। ये सिर्फ एक दोहा नहीं था, ये किले के बाहर मौजूद जोधा के लिए एक छिपा हुआ संदेश था, एक चेतावनी थी। इसका मतलब था, चुंडा और अजमल मांडू से आग बनकर आ गए हैं। अरे जोधा, रणमल तो मारे गए हैं, अब अगर अपनी जान बचानी है तो भाग सको तो भाग जाओ। ये सुनते ही जोधा और उनके साथियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो समझ गए कि अब अगला निशाना वही है। और फिर शुरू हुई जान बचाने की एक ऐसी दौड़ जो इतिहास में दर्ज हो गई। जोधा अपने करीब 700 साथियों के साथ मारवाड़ की तरफ भागे, लेकिन चुंडा सिसोदिया की विशाल मेवाड़ी सेना उनके पीछे थी। ये कोई आम पीछा नहीं था, ये एक खूनी संघर्ष था। चित्रोड़ी गांव में पहली मुठभेड़ हुई। कपासन में एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें जोधा ने अपने भाई पाता को खो दिया और सुमेश्वर की नाल तक पहुंचते पहुंचते उनके 700 में से ज्यादातर साथी मारे जा चुके थे। आखिर में जब जोधा सिर्फ 7 घुड़सवारों के साथ काहूनी गांव पहुंचे, तब जाकर वो दुश्मनों की पहुंच से दूर हो पाए। जोधा अपनी जान बचाने में तो कामयाब हो गए, लेकिन उनकी मुश्किलें अभी खत्म कहाँ हुई थीं। जैसे ही चुंडा सिसोदिया को मौका मिला, उन्होंने सीधा मारवाड़ की राजधानी मंडोर पर हमला कर दिया और उस पर कब्जा कर लिया। इस तरह राव जोधा अब न सिर्फ अपने पिता को खो चुके थे, बल्कि अपना राज्य भी गंवा चुके थे।
वो एक राज्यविहीन राजकुमार थे। उनके पास अब कुछ नहीं बचा था सिवाय संघर्ष के एक लंबे रास्ते के। लेकिन कहते हैं ना, असली योद्धा वही होता है जो गिरकर उठना जानता हो। जोधा ने हार नहीं मानी, और यहीं से शुरू होती है उनकी वापसी की कहानी, जो दृढ़ संकल्प और वीरता की एक अद्भुत मिसाल है। 1-2 साल नहीं, पूरे 15 साल। जरा सोचिए, 15 साल तक राव जोधा जंगलों और बीहड़ों में भटकते रहे, अपनी शक्ति को फिर से इकट्ठा करते रहे। ये उनके अटूट धैर्य और साहस का सबसे बड़ा सबूत था कि इतने लंबे समय तक भी उन्होंने अपनी मातृभूमि को वापस पाने की उम्मीद कभी नहीं छोड़ी। और आखिरकार वो दिन आ ही गया। साल 1453 में 15 साल के वनवास के बाद अपने भाइयों और वफादार साथियों की मदद से राव जोधा ने मंडोर पर एक निर्णायक हमला किया और उसे मेवाड़ के कब्जे से आज़ाद करा लिया। 15 साल बाद राठौड़ों का झंडा एक बार फिर उनकी अपनी राजधानी पर गर्व से लहरा रहा था। ये उनके लंबे संघर्ष की पहली और सबसे बड़ी जीत थी। लेकिन मंडोर को वापस जीतना तो बस एक शुरुआत थी। राव जोधा एक दूरदर्शी शासक थे। वो सिर्फ अपना खोया हुआ राज्य वापस लेकर बैठने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अपनी विजयों का सिलसिला जारी रखा और एक एक करके सोजत, पाली, फूलदी, पोकरण, यहाँ तक कि सांभर, अजमेर और नागौर जैसे बड़े और महत्वपूर्ण इलाकों को भी जीतकर मारवाड़ में मिला लिया। उन्होंने मारवाड़ को पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और बड़ा बना दिया। अब बात करते हैं राव जोधा की उस देन की, जो आज भी उनकी सबसे बड़ी पहचान है। एक महान योद्धा होने के साथ साथ वो एक महान निर्माता भी थे, और उनकी ये निर्माण कला आज भी हमें जोधपुर में दिखाई देती है। देखिए, मंडोर वापस जीतने के बाद भी राव जोधा के मन में एक चिंता थी। मंडोर का किला एक समतल मैदान पर था, जिसे घेरना और जीतना बहुत आसान था, जैसा कि मेवाड़ की सेना ने किया भी था। जोधा भविष्य में ऐसी किसी भी गलती को दोहराना नहीं चाहते थे। उन्हें एक ऐसी राजधानी चाहिए थी जो सामरिक रूप से मजबूत और अभेद्य हो। इसलिए उन्होंने एक नई और ज्यादा सुरक्षित राजधानी बनाने का फैसला किया, और इसके लिए उन्होंने मंडोर से कुछ ही दूर एक ऊंची पहाड़ी को चुना, जिसे स्थानीय लोग चिड़िया टूंग पहाड़ी या भाऊचरिया पहाड़ी के नाम से जानते थे। ये एक बेहतरीन सामरिक फैसला था, क्योंकि इस पहाड़ी पर बना किला दुश्मन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनने वाला था। और इसी चिड़ियाटूक पहाड़ी पर साल 1459 में राव जोधा ने एक भव्य और अभेद्य किले की नींव रखी, जिसे आज हम सब मेहरानगढ़ के नाम से जानते हैं। मेहरान का मतलब होता है सूर्य, और राठौड़ खुद को सूर्यवंशी मानते थे, इसलिए उन्होंने अपने आराध्य सूर्यदेव के नाम पर इस किले का नाम रखा। और इसी किले के नीचे उन्होंने एक नया शहर बसाया, जिसे नाम दिया गया जोधपुर। अब इस किले की नींव से जुड़ी कुछ दिलचस्प कहानियां हैं, जो सिर्फ लोक कथाएं ही नहीं हैं, बल्कि अक्सर परीक्षाओं में भी पूछी जाती हैं। कहा जाता है कि उस पहाड़ी पर चीरिया नाथ जी नाम के एक सिद्ध योगी तपस्या करते थे। जब उन्हें वहां से हटने के लिए कहा गया, तो उन्होंने श्राप दे दिया कि इस किले में हमेशा पानी की कमी रहेगी। एक और मान्यता है कि किले की नींव को मजबूत करने के लिए एक स्वैच्छिक मानव बलि दी गई, और राजाराम मेघवाल नाम के एक व्यक्ति ने अपने राज्य के लिए यह महान बलिदान दिया। इसके अलावा जोधा अपनी कुलदेवी नागणेची माता और चामुंडा माता की मूर्तियों को बड़े सम्मान के साथ मंडोर से लाकर किले में स्थापित किया, जो आज भी वहां पूजी जाती हैं। देखिए, एक साम्राज्य सिर्फ किले और शहर बनाने से नहीं चलता। उसे चलाने के लिए, उसे जोड़े रखने के लिए एक मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था की भी जरूरत होती है। और राव जोधा ने इस क्षेत्र में एक ऐसा क्रांतिकारी कदम उठाया जिसने मारवाड़ की राजनीति को आने वाली सदियों तक प्रभावित किया। इस नीति को नाम दिया गया भाई बांट। इसका नाम ही इसका मतलब बता रहा है, यानी भाइयों में बंटवारा। राव जोधा ये बात अच्छी तरह जानते थे कि उन्होंने ये विशाल साम्राज्य अकेले नहीं जीता है। इस जीत में उनके भाइयों और पुत्रों का बराबर का सहयोग और खून पसीना लगा था। इसलिए उन्होंने राज्य को अपनी निजी संपत्ति नहीं माना, बल्कि पूरे कुल की संपत्ति समझा, और जीते हुए बड़े बड़े इलाकों को अपने भाइयों और पुत्रों में जागीर के रूप में बांट दिया। इस व्यवस्था की सबसे खास बात इसकी सोच थी। अब जो सामंत थे, वो सिर्फ राजा के अधीन काम करने वाले कर्मचारी नहीं रह गए थे, बल्कि वो खुद को राज्य का हिस्सेदार, एक तरह से पार्टनर मानने लगे थे। और राजा की स्थिति स्वामी की नहीं, बल्कि बराबर वालों में प्रथम, यानी फर्स्ट अमंग इक्वल्स की हो गई। इससे शासक और सामंतों के बीच भाईचारे का एक बहुत मजबूत रिश्ता बना, जिसने राज्य को संगठित रखा। और ये नीति सिर्फ कागज पर नहीं थी, इससे पूरी तरह से लागू किया गया। जैसे जोधा ने अपने भाइयों अखेराज को बगड़ी और चांपा को कापड़ा बनार जैसी जागीरें दी। उन्होंने अपने पुत्रों को भी राज्य में बराबर का हिस्सेदार बनाया। दूदा को मेड़ता का महत्वपूर्ण इलाका मिला, तो वहीं उनके सबसे महत्वाकांक्षी पुत्र बीका को बीकानेर का क्षेत्र दिया गया, जहां से आगे चलकर एक नए और शक्तिशाली राठौड़ राज्य बीकानेर की नींव पड़ी। इससे पता चलता है कि जोधा ने कैसे अपने पूरे परिवार को ही अपने साम्राज्य की नींव बना दिया। जोधा ने सिर्फ जागीरें ही नहीं बांटी, बल्कि दरबार में सम्मान और प्रोटोकॉल की भी एक नई व्यवस्था शुरू की, जिसे मिसाल कहा जाता था।
दावी मिसाल यानी राजा के बाईं ओर का स्थान उनके पुत्रों के लिए आरक्षित था, जो वंश के भविष्य का प्रतीक था। और जीवनी मिसाल यानी राजा के दाईं ओर का सबसे महत्वपूर्ण स्थान उनके भाइयों के लिए रखा गया, जिन्होंने संघर्ष के दिनों में उनका साथ दिया था। ये सहयोगियों और बड़ों के प्रति सम्मान का प्रतीक था। इसी सम्मान को और आगे बढ़ाते हुए राव जोधा ने अपने भाई चांपा, जिन्होंने उनके संघर्ष में एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, को राज्य का सबसे बड़ा पद, प्रधान यानी प्रधानमंत्री का पद दिया। और ये पद सिर्फ चांपा को ही नहीं, बल्कि उनके वंशजों को भी वंशानुगत रूप से दे दिया गया, जो राठौड़ कुल में उनके परिवार के योगदान का एक स्थायी सम्मान था। तो ये थी राव जोधा की अद्भुत कहानी, शून्य से शिखर तक पहुंचने की। अब चलिए जल्दी से परीक्षा के लिए सबसे जरूरी बातों को दोहराते हैं और कुछ सवालों से अपनी तैयारी को परखते हैं कि हमें कितना याद हुआ। चलिए एक तेज रिवीजन करते हैं। राव जोधा कौन थे? जोधपुर शहर और मेहरानगढ़ दुर्ग के संस्थापक। साल याद रखिए 1459। पिता की मृत्यु कब हुई? 1438 में, चित्तौड़ में। मंडोर पर दोबारा अधिकार कब किया? 15 साल के संघर्ष के बाद, 1453 में। उनकी सबसे प्रसिद्ध प्रशासनिक नीति कौन सी थी? भाई बाट सामंती व्यवस्था। दरबारी व्यवस्था क्या शुरू की? डावी और जीवनी मिसाल। उनके प्रमुख पुत्रों में राव सातल उनके उत्तराधिकारी बने, राव बीका ने बीकानेर बसाया और राव दूदा ने मेड़ता की स्थापना की। और एक और फैक्ट, उनकी रानी जसमादे ने जोधपुर में रानीसर झील का निर्माण करवाया था। ये सारे तथ्य परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। चलिए अब पहला सवाल, राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव किस पहाड़ी पर रखी थी? आपके ऑप्शन हैं नाग पहाड़ी, चिड़ियाटूंग पहाड़ी, अरावली पहाड़ी या गुरु शिखर। थोड़ा सोचिए। जी हां, बिल्कुल सही। सही जवाब है बी, चिड़ियाटूंग पहाड़ी, जिसे भौचेरिया पहाड़ी भी कहा जाता है। अगला सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। मारवाड़ में डावी और जीवनी मिसाल की दरबारी व्यवस्था किस शासक ने शुरू की थी? राव रणमल, राव चूंडा, राव जोधा या राव गांगा? इसका सही जवाब है, उत्तर है सी, राव जोधा। यह उनकी प्रशासनिक और संगठनात्मक सूझबूझ का एक बेहतरीन उदाहरण था। और आज का आखिरी सवाल, राव जोधा के किस पुत्र ने एक नए और स्वतंत्र राठौड़ राज्य बीकानेर की स्थापना की थी? राव सातल, राव दूदा, राव बीका या राव सुजा? याद कीजिए, हमने अभी इसकी चर्चा की थी। बिल्कुल सही, इसका उत्तर है सी, राव बीका, जिन्होंने अपने पिता से मिली जागीर पर ही एक नए और शक्तिशाली राज्य की नींव रखी। उम्मीद है कि राव जोधा पर यह पूरी जानकारी आपकी तैयारी में जरूर मदद करेगी। अगर आप राजस्थान के इतिहास से ऐसे ही दूसरे महान किरदारों जैसे महाराणा कुंभा, राव बीका या किसी और के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और आखिर में एक सवाल आपके लिए, जिस पर जरूर सोचिएगा। राव जोधा ने जो भाई बाट की व्यवस्था शुरू की थी, जिसने मारवाड़ के सामंतों को इतनी शक्ति दी, वो लंबे समय में मारवाड़ के लिए एक वरदान साबित हुई, क्योंकि उसने वफादार और शक्तिशाली सामंतों की एक पूरी श्रृंखला तैयार की, या फिर ये एक अभिशाप थी, क्योंकि इसने केंद्रीय सत्ता को कमजोर किया और भविष्य में कई आंतरिक संघर्षों को जन्म दिया? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे इतिहास के एक और दिलचस्प पन्ने के साथ। धन्यवाद।